वो करो जो आपका पैशन है, जो आपका पर्पस है, जो आपको आपके ध्येय तक लेके जाता है, आपके एम तक लेके जाता है, वो करो और मजे करो। जब जब भी रिजल्ट्स आए तब तब आपने कुछ किया है, तभी रिजल्ट्स आए। सोच लेने से मैं ये चाहता हूँ, who cares? तो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है इस राह में रहसन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको 2024। और इस साल में लेट्स टॉक क्लैरिटी में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, नए नए गेस्ट को बुलाने वाले हैं। मेरे मेंटर जिनसे मैंने कोचिंग सीखा, टीचिंग सीखा, वो सब लोग आने वाले हैं और एपिसोड पे एपिसोड धमाधम आने वाले हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मेरे मेंटर, मेरे गुरु संजीव सर के साथ। Sanjeev Sachdeva sir, yes, my mentor, my inspiration. He is founder and CEO of Let's Design Life and Neo Patterns. He is a master in NLP coaching. He has coached more than 5,000 people in the last 25 years of coaching journey. He has done more than 500 events in government, corporates, NGOs, school, colleges. He left his high paying and high status job in Rajasthan Electricity Board and jumped into training and coaching business. Yes, he literally built that business from scratch at the age of 54. In this episode, he shared his mind-bending journey from job to coaching and training business. At the age of 54, he shared how to make new habits, how to manage time, and how to choose your career, your purpose, and how to find your why. This is one of the most deep and profound episode of Let's Talk Clarity podcast. So, let's start the episode right now. लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हमारे साथ में है संजीव सर, हमारे मेंटर। और सबसे पहले सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you, Rakesh. Thank you for having me here. And it's an honor and privilege to have a conversation with you. Thank you. थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस मूवमेंट। और अपन बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे टाइम मैच करने का, और आज वो दिन आ ही गया। और इस पूरी एक्चुअली सर इस पॉडकास्ट में मैं आपके करियर के बारे में बात करूंगा, लाइफ के बारे में बात करूंगा, और कैसे आप सब कुछ बैलेंस करते हैं। लेकिन सबसे पहला एक सवाल जो जब भी मैं आपसे मिलता हूँ वो मेरे जहन में आता है, सर ये आप जो स्माइल करते हैं, एनी टाइम स्माइल करते हैं, इसका राज क्या है? तो जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत गहरा भी है एक तरह से, और कोचिंग में आगे जवाब दूंगा भी सही उसका। तो बेसिकली एक लंबे समय में कोचिंग में होने के बाद मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीनिंग देना बंद कर दिया है। अगर आप देखो तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं देते हैं, उस क्षण में रहते हैं, उस मोमेंट में रहते हैं। तो बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम। ओके। तो अभी इस क्षण में अगर आपके साथ हूँ तो पूरा अगर 100% या हूँ तो ही मुस्कुराहट आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। नहीं तो ये चलता रहेगा, अच्छा बाद में इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट मीटिंग कौन सी है, तो वो बैक ऑफ द माइंड में कुछ न कुछ चलता रहेगा। छोटे बच्चे को देखो ना, 2 साल का बच्चा होता है, एक ही पर्दे के पीछे 4 बार छुप जाएगा और कहेगा पापा ढूंढो। उसको कोई मीनिंग नहीं देना, मस्ती करनी है, वो स्माइल करता रहेगा, भागता रहेगा इधर से उधर, इधर से उधर। That's it. So be in the moment is the distinction. सर बीइंग इन द मोमेंट
आपने कह दिया, मैंने सुन भी लिया, हम्म। बट इसको प्रैक्टिस कैसे करें, या फिर आपने कैसे इसकी शुरुआत की, वापस अपने बचपन को कैसे आपने पा लिया? तो एक तो देखो दोस्त, हाँ। उम्र का भी फर्क होता है कि अब मैं 60 साल को टच कर रहा हूँ, तो लगता है कि बहुत चीजों में जिसमें बहुत सारे मायने दे दिए, हम्म। उसमें भी क्या कर लिया। अगर मैं आपसे अभी पूछूं 4 कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछूं, तो हो सकता है उनमें से 3 के आप नहीं बता पाओगे। यस सर। तो अगर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं जानते, तो मैं ऐसा क्या मीनिंग दे दूंगा जो मुझे दुनिया जान लेगी। सो लाइक चिल। सो वो करो जो आपका पैशन है, जो आपका पर्पस है, जो आपको आपके ध्येय तक लेके जाता है, आपके एम तक लेके जाता है, वो करो और मजे करो जिंदगी में, उसकी प्रैक्टिस करो। और सर एक्चुअली पर्पस की तरफ जाना जरूरी है, बट उसको फाइंड कैसे किया जाए, ये रास्ता कैसे तय किया जाए? क्योंकि लाइफ का पर्पस खोजना, उसको पाना, फिर उसकी तरफ बढ़ते रहना, ये मतलब प्रोसेस जैसा है और हर किसी के बस का नहीं है। तो आपने कैसे किया, और या फिर अगर मेरे लिसनर अगर करना चाहें तो क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ रास्ते हैं? तो देखो 3 तरह की चीजें हैं। अगर कोचिंग वर्ल्ड से बात करें, यस सर। तो 3 डोमेन होते हैं, आपको पता भी है, आप भी कोच हैं। तो वन इज ontology. Ontology is a science of who you are being at any point of time. ऑन्टोलॉजी, ओके। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। तो आप बीइंग के लेवल पे कैसे हो, बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग इमोशनल, बीइंग स्कैर्ड। तो बीइंग के लेवल पे आप जैसे हो वैसे रिजल्ट्स आते हैं जीवन में। दूसरा है कॉन्टेक्चुअल कोचिंग। कॉन्टेक्चुअल। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट इज डिसाइसिव, संदर्भ तय कर देता है, संदर्भ निर्णायक होता है कि आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। जैसे अगर आपको पिक्चर ध्यान हो, दंगल मूवी थी, तो दंगल मूवी में जब आमिर खान का कॉन्टेक्स्ट ये खत्म हो जाता है कि भाई अब बेटा तो कोई हुआ नहीं, अब वो अपनी जॉब कर रहा है, 4 बेटियां, अचानक एक दिन पड़ोस का बच्चा पिटा हुआ होता है, जो किसने पीटा, उसकी बेटी ने। तब वो कहता है हमारी छोरी कहीं छोरों से कम है के। तो नाउ द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, कि ये बेटी लाएगी मेडल। तब वो अपनी जॉब छोड़ देता है, पूरा गांव कुछ भी कहे, वो उनको कोच करता है। दैट्स इज द हिस्ट्री एंड रियलिटी, कि वो टॉप पे गई बच्चियां। तो कॉन्टेक्स्ट तय कर देता है। तो आप अपना संदर्भ तय करते हो, हर मोमेंट पे आप देखते हो कि आपकी वे ऑफ बीइंग कैसी है। एंड थर्ड डोमेन इज न्यूरोसाइंस बेस्ड कोचिंग, न्यूरोसाइंस, विच इज यू अंडरस्टैंड योर ओन डिजाइन। आप अपने ब्रेन का डिजाइन समझते हो कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग, और इस पे कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली काम करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं। ओके ओके ओके। और सर अगर तीनों चीजें अगर सीखनी हो किसी को, तो वो क्या पाथ कोई तय करेगा, या फिर इसको कैसे समझ पाएंगे, या फिर यूं कहिए आपके लिए ये जर्नी कैसे रही? तो मैं भी आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट मैं सर मैं हुआ नहीं करता था। तो इन माई ओन वर्ल्ड आई वॉज वेरी शाय ओके। एंड आई स्कूल वॉज में? इंट्रोवर्ट। हाँ, हाँ, मैंने हाँ। कभी स्कूल में कोई कॉन्वर्सेशन, कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी, मतलब हमेशा ऐसा था मेरे बैक ऑफ द माइंड, मेरी कॉन्वर्सेशन थी अबाउट माई सेल्फ इज कि यार मेरे तो बस का नहीं, यार मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं शाय, इंट्रोवर्ट, और मेरे बस की नहीं है, बस। आई एम नॉट गुड इनफ। ये मेरी धारणाएं थी, मेरी कॉन्वर्सेशन थी, मेरे मेरे थॉट था, ये पैटर्न था मेरा। तो तो मैंने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया। फिर एक बार मैंने 99 में 99, ओके। 99 में मैंने पार्टिसिपेट किया एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम में, जहां पे मैंने अपने आप को खोजा। तो वहां बेसिकली उसको मैं कहता हूं कि री इन्वेंशन ऑफ योरसेल्फ। तो आप अपने आप को री इन्वेंट करते हो आप उसमें। तो वो प्रोग्राम था ऑन्टोलॉजी बेस्ड। ऑन्टोलॉजी, ओके। फिर मैंने कॉन्टेक्चुअल कोचिंग की, फिर न्यूरो साइंस में सर्टिफिकेशन, फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए बाय चॉइस। तो पहले मैं किसी से बात करता था तो अंदर से बहुत डर लगा करता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। फिर एक जमाने के बाद एक सोचा कि whatever you are like thinking, that is a mere conversation,
वो एक धारणा है, वो सच नहीं है। वो सच नहीं है, हाँ, बस वो एक मन में एक बैठा हुआ धारणा है। क्योंकि छोटा बच्चा अगर आप देखो, वापस मैं एग्जांपल उसी बच्चे की दूंगा। छोटा बच्चा है, वो कुछ भी कर रहा होता है, उससे पूछो क्या बनेगा, कि पायलट बनूंगा। उसको नहीं पता पायलट कैसे बनते हैं, उसको नहीं पता क्या कैसे का नहीं पता कैसे का नहीं पता उसको पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एवरीवन इज होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। फिर क्या होता है कि कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ बात होती है, समथिंग हैपेंड एंड यू मेड अ डिसीजन अबाउट योरसेल्फ। तो हम अपनी धारणाएं खुद बना लेते हैं, ये तो मेरे से नहीं होता। एक बार टीचर ने लगाया चाटा कि ये मैथ्स नहीं आती क्या तेरे को, मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, मैं क्या करूंगा, लाइक दैट्स इट। तो जब मैं समझ पाया कि ये जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, वो एक सिर्फ धारणा है, वो सच नहीं है। वो सच नहीं है, और उसको अपन बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं। तो मेरी नौकरी छोड़ने के पीछे भी वही एक रीजन था कि यार इसको तो बदला जा सकता है। तो सर नौकरी कब आपने छोड़ी थी, कौन से तो साल में? तो basically I'm an engineer. I did engineering in 87. I topped my batch. I was gold medalist, and then I worked in government for 30 years. 30 years, 30 साल सरकार में काम किया, RSCB, सरकारी गाड़ी, और खूब एंजॉय किया और बहुत सर्व भी किया। एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव कंट्रीब्यूटेड। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, घमंड नहीं है, बट बहुत प्राइड फील करता हूँ। एक फुलफिलमेंट का एहसास है कि बहुत अच्छा सर्व किया, बहुत वैल्यू से और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी से। तो व्हेन आई टर्न 50, तो जैसे वो, आप क्रिकेट के भी शौकीन हो, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, तो विराट कोहली जब वो 50 रन बनाता है और फिर बल्ले को घुमा के यूं करके यूं करता है ना, ऐसे। तो व्हेन आई टर्न 50, तो मैंने अपनी फैमिली से बात की कि यार मैं नौकरी छोड़ के यार ये करना चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम कोच भी हूँ पिछले 24 साल से, तो मैं कोचिंग एज अ प्रोफेशन ये करना चाहता हूँ। तो मेरे फादर कहते थे कि तेरा दिमाग ठीक है, जिस नौकरी को दुनिया कहती है कि कितनी अच्छी नौकरी है, और मैं जाता हूँ तो लोग सैल्यूट करते हैं, और बहुत मतलब आधा जयपुर देख रहा था उस टाइम पे मैं, तो उस नौकरी को छोड़ के तू अब कोचिंग करेगा। फिर भी सोचा सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी का एक अलग वो रहता है चाम। फिर गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठने लगो, उससे 15 मिनट पहले ड्राइवर एसी ऑन करके बैठा होता है, गेट खोल के आपको बैठाता है, तो वो भी जाता नहीं है ना रुतबा आराम से। तो खैर एनीवे 4 साल मैंने और भी उसको वेट किया, होल्ड किया। अच्छा, 50 के बाद में और 4 साल तक। तो 54 में मैंने जॉब छोड़ी। अच्छा। और एक पुरानी शायरी है, वो सुनाता हूं मैं, कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। रहजन बोलते हैं चोर डाकू लुटेरे। तो कुछ लोग कहेंगे ये मत करना, वो मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, तो लोग अपने अपनी तरह से वो कहेंगे, यानी वो आपके थॉट चुरा लेंगे। आपके खुद के थॉट भी कई बार आएंगे कि दिस नॉट माई कप ऑफ टी, यार ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। एंड देन आई टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट, और फिर अपना काम शुरू किया। 54 एट द एज ऑफ 50। अमेजिंग सर, अमेजिंग। और वो जो मूवमेंट कैसा था सर, जब आप रिजाइन आपने टाइप किया, साइन किया, और आप जब देने जा रहे हो अपने बॉस को या अपने एचआर को, वो मूवमेंट कैसा था? आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? बहुत सारे डर थे, ऑनेस्टली पूछो। आज मैं मुड़ के देखूं तो बात अलग है, अभी अलग जगह पे हैं। आज हम इंडिया में, देश में करीब 5 जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, 12 लोगों की बड़ी टीम है, तो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। बट वो मोमेंट याद करूं तो उस मोमेंट में तो बड़ा डर था, और ऐसा लग रहा था कि कोई लोग कहेंगे कि यार ये मतलब इस एज में आके इसने क्या डिसीजन लिया, गलत ले लिया, फेल हो गया तो क्या होगा, बना के सब कुछ बिगाड़ दिया। हाँ, तो बहुत डर था बैक ऑफ द माइंड। अच्छा, बहुत डर था। फिर अगेन अगर वहां से बात करूं तो वो पुराने गाने की 2 लाइनें हैं कि छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं करता तो लोग कहते बातें तो बहुत टाइम से करता कुछ है नहीं, तो लोगों ने तो कहना ही कहना है, नहीं कहे। मैं कहा छोड़, काम करते हैं। बस फिर मुड़ के देखा नहीं, शुरू में तो बहुत डर था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में फिर कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रो किया, वो अगर जर्नी थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे लिसनर को भी काफी तो फायदा होगा। पहला सेशन तो मैंने किया, हमारे ड्राइंग रूम को खाली कराया, उसका फर्नीचर निकाला हाँ। और उसमें कुछ कुर्सियां लगा के, और एक टीनेजर्स का एक प्रोग्राम किया था। अच्छा तो अच्छा। उसमें 14 बच्चे आए थे पहले प्रोग्राम में। ओके तो ओके। 14 बच्चे, वो भी, उनमें भी कई लोगों में ऐसा है, 14 में रजिस्टर्ड तो शायद 7 या 8 थे। बाकी तो लोगों को कहा कि जैसे आ फ्रेंड्स जाओ। को कहा यार तेरे बच्चे भेजना, ताकि दिखे कि लोग बैठे हुए हैं खूब सारे। हाँ हाँ तो हाँ। 14 बच्चे बैठे, तो उनके साथ सेशन स्टार्ट हुए। तो वीक डेज पे होता था वो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को हुआ, इवनिंग में प्रोग्राम हुआ, फिर अगले ट्यूसडे को हुआ, तो ऐसे 3 वीक पे हुआ प्रोग्राम। ठीक है। तो बच्चे कहने लगे, उनके घर पे कुछ रिजल्ट्स आने लगे, वो कहते हैं अंकल सर मेरे वो मौसी का बेटा भी आना चाहता है, अच्छा मेरी अच्छा। वो एक कजन है वो भी आना चाहती है। हम्म। तो करीब करीब उसमें 20 बच्चों का और रजिस्ट्रेशन हो गया। ओके। अब रूम में 35 लोग तो बिठाना मुश्किल हो गया। तो पहले ही प्रोग्राम में जो 14 से सक्सेस मिली हाँ। और जो लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स आए, मुझे ध्यान है एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, तो इनसाइड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सीनियर आईजी लेवल के, वो उनका बेटा आया हुआ था और उसकी मदर टीचर हुआ करती थी। तो उन्होंने आके कहा कि आपने क्या किया बच्चों के साथ, मैं इसको 4 साल से समझा रही हूँ, इसके समझ में नहीं आया, बट आपके साथ ये रिजल्ट्स अलग लेवल पे आ गए। इसका मोबाइल यूजेज कम हो गया, इसका फोकस बढ़ गया, इसकी बात करने का ढंग ही बदल बिहेवियर गया। बदल गया। तो ये 3 सेशन में ये क्या हो गया। तो वो रिजल्ट्स भी आए, एंड आई एम प्राउड कि वो हमने जो प्रोग्राम पूरा डिजाइन किया, जिसमें वो तीनों डोमेन शामिल किए, ऑन्टोलॉजी, कॉन्टेक्चुअल कोचिंग और न्यूरो साइंस बेस्ड कोचिंग, तो उसके वो रिजल्ट्स आए। और ये पहला प्रोग्राम हुआ। फिर उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा हमारे लिए प्रोग्राम्स करो, तो पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम किया। फिर उसमें कुछ लोग जॉब क्या करते थे, उन्होंने कहा हमारी जॉब में स्ट्रगल है, उसके लिए प्रोग्राम करो। ऐसे करते करते फिर आगे कॉर्पोरेट और फिर हर लेवल पे सर्व करना शुरू कर दिया। फिर टीम बड़ी होती गई। ओके ओके। तो लाइफ लाइफ ऐसी है सर, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक फॉगी रोड है, आप रोड में चल रहे हो, आपको 50 मीटर के आगे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप 50 मीटर आगे चलोगे तब अगले 50 मीटर दिखेंगे। पहला सेशन, दूसरा सेशन, और नथिंग इज स्वीटर देन सक्सेस। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी। नथिंग इज स्वीटर देन बट इसमें की पॉइंट सिर्फ कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी। ओके। मतलब बेसिकली आप अपनी हैबिट पे अगर काम करो, तो आप क्या रोजमर्रा जिंदगी में छोटे छोटे एक्शंस क्या ले रहे हो, वो ही तय करेगा कि आपके क्या रिजल्ट्स होंगे। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को 6 पैक बनाने हैं, तो वो डे 1 पे गया जिम में, डे 2, 3, 4, 5, 7 दिन बाद वो देखे तो कुछ 6 पैक बन थोड़ी जाएंगे। 2 महीने बाद देखे तो भी शायद नहीं बनेंगे, और वो उस टाइम पे छोड़ देगा, यार 2 महीने हो गए यार, कुछ बन तो रही नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, तो वो कभी भी नहीं बनेंगे। फिर वो 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद वो देखे तो कुछ बॉडी में शेप आना शुरू होती है। तो 8 महीने के बाद जब उसके 6 पैक बनना शुरू हुए, तो क्या इसमें डे 1 का रोल है? फॉर श्योर है। तो एक एक दिन, एक एक स्टेप मैटर करता है। तो आपकी आदतें क्या हैं और आप कंसिस्टेंसी क्या लाते हो, वो मैटर करता है। सुपर पावरफुल सर, सुपर पावरफुल। इसमें एक पुरानी कहानी है जो मैंने सुनी थी कभी। तो एक साधु अपने चेले को लेकर कहीं जा रहा था, तो साधु से चेले ने यही पूछा सवाल कि भाई कैसे हैबिट बनती है और इस पे कि क्या करें। तो उसने एक छोटा सा बिल्कुल पौधा था, तो उसने कहा निकालो इसको, जड़ से निकालो। तो उसने निकाल के यूं फेंक दिया। थोड़ा सा बड़ा पौधा दिखा, उसको निकाल के फेंक दिया। फिर और बड़ा था, तो उसने थोड़ा सा हिलाया और फिर निकाल के फेंक दिया। आगे गए तो एक बरगद का पेड़ था, उसने कहा इसको निकालो। तो वो देखा साधु की तरफ कि ये कैसे निकलेगा। तो कहता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जड़ें इतनी गहरी होने से पहले निकाल दो। तो अगर आपकी कोई भी हैबिट जो
कंसिस्टेंट नहीं है टुवर्ड्स जो आप चाहते हो, आपके क्या अनप्रोडक्टिव वे ऑफ बीइंग्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे को मेरे मकसद तक नहीं ले जा रहा, तो उसको छोड़ दो। सुपर पावरफुल। क्योंकि जब एक्शन लेने का समय है, अभी आप बैठे जब पॉडकास्ट बना रहे हो, आप अभी इस पे एक्शन ले रहे हो, अपना काम कर रहे हो, संजय पंकज ये अपना अपना काम कर रहे हैं सभी। इस मोमेंट पे दूसरा कोई आदमी अगर अपने ऑफिस में बैठा रहो, वो मोबाइल लेके बैठा है अपना, तेरी झलक शर्फी पे बल्ली, कैसे रिजल्ट आएंगे? कच्चा बादाम लाया कच्चा, ये लाइफ चल रही है, दे आर डूइंग लाइक दिस। तो आपके क्या एक्शंस आप ले रहे हो टुवर्ड्स जहां आप जाना चाहते हो, वही आपको आपके ध्येय तक, मकसद तक पहुंचाएगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सही है सर। और इसी में मैं आपसे पिछले 7-8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और जो चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व की है, अगर 10:30 का टाइम बोला है तो 10:30, वो जो आदत है वो मैं देख के, मतलब मैं अपने अंदर भी लाना चाह रहा हूँ, अभी तक ला नहीं पाया हूँ, बट मैं उस हर स्टेप पे उस टाइम को ऑनर करना कितना जरूरी है, और वही आगे जन के बरगद का पेड़ बनेगा। डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी क्रिटिकल है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन। और मुझे नहीं पता आपके पॉडकास्ट पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लॉन्ग बैक 19 साल पहले मेरे कोच ने मुझे कहा था कि संजीव हमेशा ध्यान रखना, जबान से दो ही चीज निकलती है, एक सलाइवा थूक निकलती है, और दूसरा शब्द निकलता है। तो जिस शब्द का आप मान नहीं रखते हो, ऑनर नहीं करते हो जिस वर्ड को, वो थूकने बराबर है। तो ऑलवेज ऑनर व्हाट यू से। अगर आप कहते हो कि कल सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, तो करो। आप कह रहे हो कि आज 2 घंटे बैठ के मैं बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करूंगा, तो करो। आप कहो 20 मिनट करूंगा, 20 मिनट करो। आप कह के देखो जो आप कह रहे हो और वो कर दिया आपने, आपको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो सर इसी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले आपके जो करियर में, 30 साल के करियर में, अगर आपकी टॉप 3 अगर लर्निंग पूछा जाए तो वो क्या होंगी सर? तो बड़ा मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना, बट फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। तो पहले ही लर्निंग तो ये है कि जो भी आप कह रहे हो, अपने आप पर काम करो उस पर। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कह रहे हो उसका मान रखो, और आपने कहा कि जब भी आपने जो कहा है वो किया है, तो जितना हम अपने आप पे काम करते हैं तभी हम आगे सर्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप मेरा मोबाइल उठा के किसी को गिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपना कर सकते हो। तो आप वही चीज दे सकते हो किसी और को जो आपके पास है। तो पहली लर्निंग इज कि वर्क ऑन योरसेल्फ। जो आप कह रहे हो उस पर पहले अपने पे अपना और उसको जियो। तो पहली लर्निंग मैं ये कहूंगा। पावरफुल सर। दूसरी मैं कहूंगा कि जो भी आप एंटरटेन कर रहे हो, यानी जो भी आपकी धारणाएं हैं, जो भी आपकी अपने बारे में थॉट प्रोसेस है, जो आपके पैटर्न है, वो सच नहीं है। सच नहीं। अगर मैंने कहा कि मैं शाय हूं, इंट्रोवर्ट हूं, एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला करता था, तो अब क्या हो गया अचानक? कोई फॉर्मेट चेंज हो गया? इट्स जस्ट दैट कि मैं उस मोमेंट पे उसको एंटरटेन करता था कि आई एम शाय गाय, आई एम इंट्रोवर्ट, यार मेरे बस की नहीं है, तो मैं उसको एंटरटेन करता था। तो व्हाटएवर यू आर डीलिंग इज अ कॉन्वर्सेशन। सच नहीं है वो। कोई कहता है ये मेरे बस का नहीं है, तो क्योंकि कह रहा बस का नहीं है इसलिए बस का नहीं है। बस का नहीं है। ये कहना छोड़ देगा तो कुछ और बस का हो जाएगा। तो दूसरी लर्निंग ये है कि व्हाटएवर यू आर डीलिंग इज अ मेयर कॉन्वर्सेशन और कुछ नहीं है। और तीसरी चीज जो हम पहले बात कर चुके हैं कि डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी इज क्रिटिकल। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये तीनों सुन के ही एकदम एनर्जी सी आ गई, गूज़बम्प्स हो रहे हैं। और सर अगर इन तीनों को हैबिट में कन्वर्ट करना हो तो उसका कोई प्रोसेस है? जैसे हैबिट के बारे में एक चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट मैंने ये सीख ली कि जो छोटा पौधा है उसको, हैबिट को वहीं से ही निकाल दो या फिर वहीं से बना दो। अभी जैसे डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी
अगर मेरे को कल से स्टार्ट करना है या आज से स्टार्ट करना है, तो उसका कुछ प्रोसेस, अगर कुछ रोड मैप अगर दे पाए तो लिसनर्स के लिए। तो श्योर। तो अपना जहां आप रह रहे हो उसका इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट करना चाहिए। भाई फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए जाना चाहता हूँ 6 बजे, तो कैसे उठूंगा मैं? या मैं अलार्म लगाऊंगा, अपनी वाइफ को कहूंगा उठा दे, या और जो भी सिस्टम बनाऊंगा, तो अपने चारों तरफ जो सिस्टम बनाऊंगा वही तय करेगा कि मैं कल सुबह उठने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं आपको इसको एक पेपर के माध्यम से समझाता हूँ, एक लिख के समझाना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये एक्स है सर। एक्स है। अगर मैं इसके दोनों तरफ यहाँ पे W और Y लिख देता हूं तब ये X है, राइट? अगर मैं इसको हटा के यहां पे मैं ये लिखूं तो क्या है ये? अब ये रोमन 10 हो गया। रोमन में 10 हो गया। यस नो? यस यस। अगर यही लिखा हुआ है, इसके आगे मैं रे लिख दूं तो ये क्या हो गया? ये एक्सरे मशीन हो गया। एक्सरे मशीन हो गया ये। अगर मैं इसके साथ में ये राइट का साइन लगा दूं तो ये क्या हो गया? ये तो रॉन्ग हो गया सर। रॉन्ग हो गया। तो इसका होना कौन तय कर रहा है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम तय कर रहा है। आपके खाली कह देने से नहीं होगा कि मैं तो एक्स हूं, अल्फाबेट एक्स हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हुए कहूं कि मैं अल्फाबेट एक्स हूं और मेरे बगल में आके कोई राइट खड़ा हो गया, तो मैं तो बैठे बैठे रॉन्ग हो गया ना। यस नो? यस सर। तो बेसिकली हम अपना इकोसिस्टम अगर खुद तय कर देते हैं, मैंने यहाँ W को अपना क्रिएट कर दिया और यहाँ Y क्रिएट कर दिया, अब उसके उधर आके राइट भी खड़ा हो जाए तो भी मैं एक्स रहूंगा। तो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने लाइफ में क्या स्ट्रक्चर्स बनाते हो, क्या सिस्टम बनाते हो, आप अपने अलार्म के थ्रू कर सकते हो। आप अपने, अभी मेरा मोबाइल शायद बोलेगा, तो मेरे मोबाइल पे स्क्रीन पे क्या बोलते हैं इसको, मेन स्क्रीन पे क्या बोलते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर, सॉरी। तो वॉलपेपर पे मैं वो लिख के रखता हूं जो मुझे उस वीक में मैं जिसकी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। प्रैक्टिस कर हाँ। ओके सर। आपको अभी मेरे वॉलपेपर, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हाँ तो दोस्त घर में अगर सफाई नहीं करो तो जगह जगह जाले लग जाते हैं ना। तो ऐसे ही सिस्टम है। तो काम लगातार ही करते रहना पड़ेगा। हम डेली ब्रश करते हैं, क्यों करते हो? कल ब्रश किया था, आज भी किया। नेचुरल है कि वहां पे वो अनकण आएंगे और वो दांतों में सड़न हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो वही जो मेरी धारणाएं हैं या उस मोमेंट पे ब्रेन का क्या बेसिकली डिजाइन है कि वो लगातार कुछ ना कुछ मीनिंग बना रहा है। तो न्यूरोसाइंस में, आप न्यूरोसाइंस कोच हो तो आप समझते हो कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यस। तो हर मोमेंट पे हम कुछ जो देखते हैं, सुनते हैं, तो कुछ कनेक्शंस बनते हैं। तो वो कनेक्शन, अभी मैंने फॉर एग्जांपल कनेक्शन बनाया कि संजय ऐसे हैं, है ना? तो वो कनेक्शन बनाया तो अब वो मेरे लिए फिक्स हो गया। अब वो मेरा वर्ल्ड व्यू है। अब मैं जब भी देखूंगा संजय को तो ऐसे ही देखूंगा। अगर मैं उसको वापस प्रैक्टिस करके उसको तोड़ूंगा नहीं तो मेरे लिए संजय बदल नहीं सकते, दूसरे व्यक्ति नहीं हो सकते जो वो वास्तव में है। वो मेरी धारणा से ही देखूंगा। तो इसलिए लगातार काम करना इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली उसके ऊपर काम करना। 100%। चाहे वॉलपेपर पे रखो, एनवायरनमेंट पे रखो, अपने दोस्त को बोलो, पेरेंट्स को बोलो, सुबह 6 बजे उठा दो। तो हर मोमेंट अगर आप चारों तरफ आपका सिस्टम आपको चला रहा है तो आप फॉर श्योर वही एक्शंस लोगे जो आपको आपके मकसद तक पहुंचाता है। तो अल्टीमेटली की यही है कि आप क्या एक्शन लेते हो और क्या आपने स्ट्रक्चर बना रहा है। मेरा क्या इंटेंशन है, मेरा क्या कमिटमेंट है, मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई फील, व्हाट आई डोंट फील, व्हाट आई वांट, व्हाट आई डोंट वांट, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप करते क्या हो। अपनी लाइफ में देखना, जब जब भी रिजल्ट्स आए हैं तब तब आपने कुछ किया है, तभी रिजल्ट्स आए हैं। सोच लेने से मैं ये चाहता हूं,
हु केयर्स? तो जैसे 12th के बाद में जब अपन ने एक्शन लिया, मेहनत की, तभी पीईटी में सिलेक्शन हुआ, डेफिनेटली, तभी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, कुछ डेफिनेटली। एक्शन किया। और उस एक साल में और कुछ नहीं किया, विदाउट डिस्ट्रैक्शन उसके ऊपर काम करते रहे। और सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आजकल के, मैं बच्चों को भी कोच करता हूँ। सब लोग सोचते रहते हैं कि मैं कौन सा करियर चुनूं, कैसे चुनूं। और उनका दोस्त बोल रहा है कि चलो जीमेट करके बाहर चलते हैं, कोई बोलता है डॉक्टर में जा रहा हूँ तो मैं भी डॉक्टरी कर लेता हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ मैं भी। और आजकल एक नया चल पड़ा है, मैं भी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, मैं भी सेल्फी लेता हूँ, ये देखता हूँ। तो लेकिन ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, या फिर कैसे बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में करियर की तरफ ले जाया जाए? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि एक जर्नी है ये। कोचिंग से ही आप अपने कॉन्टेक्स्ट को ढूंढ सकते हो। कॉन्टेक्स्ट को ढूंढना बहुत हाँ, जरूरी है। वाई इज वेरी वेरी क्रिटिकल। साइमन सिनेक की एक बुक है, और उसका हाउ टू स्टार्ट विद वाई। तो वो जितना आप चीजें पढ़ते हो और उस एनवायरनमेंट में रहते हो तभी पॉसिबल है। तो आप अपना वाई लिखना शुरू करो। अगर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है और कुछ भी करता है, तो वो अपना वाई लिखे। वाई मीन्स कि क्या चाहिए जो आपको फुलफिलमेंट देगा। आपको पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, या कनेक्ट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, क्या फुलफिलमेंट देता है आपको? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, हालांकि मैंने वहां भी बहुत सर्व किया, बट ये अभी जहां हूं जो कोचिंग डोमेन है, व्हेन आई वर्क विद पीपल, आई लूज सेंस ऑफ टाइम। मुझे समय का भान ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कितना टाइम हो गया। भूख तो नहीं लगती, मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल भूख कुछ। नींद सब। तो अपने लिए ऐसा वाई ढूंढो, ऐसा पर्पस ढूंढो कि क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ। तो उसके लिए बैठ के आपको देखना पड़ेगा, और वो बहुत बहुत सटल है। कई बार यूं लगता है कि मेरे को, आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, अब वो एक आपको पसंद आना और वही आपका पैशन होना, दोनों में फर्क हो सकता है। और बच्चों में एक और आदत है जो, जिसके बारे में मेरे बहुत सारे, मतलब कोचिंग करता भी हूँ, लोगों के सवाल भी आते हैं। मोबाइल मोबाइल की आदत को कैसे मतलब कम किया जाए, और फिर बच्चों को फिर अपने एटलीस्ट करियर या पर्पस की तरफ ले जाया जाए? तो देखो, वो मैं इस पे हम कुछ तो बात कर चुके हैं कि वो पेरेंट्स की भूमिका, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्लस बच्चों में ये आदत डालनी होगी कि वो क्या चाहते हैं, फाइनली क्या बनना चाहते हैं, और क्या उनका गोल है, क्या उनका पर्पस है लाइफ। पर्पस, ओके। तो वो जब डिफाइन हो जाता है तो सारे एक्शंस वहीं से आते हैं। अगर आप किसी बच्चे को, मतलब नॉर्मली बच्चे स्कूल जाने के लिए उठाते हैं, तो मुझे अपने बच्चों का ध्यान है, तो मेरी वाइफ कई बार उठाती थी, तब जाके सुबह बड़ी मुश्किल से उठ के और स्कूल टाइम पे जाए। सुबह डेली एक है ना, डेली एक एक जंग टास्क होती होता है। है, जंग होती है घर में कि इसको जल्दी उठा के तैयार करके भेज दो कैसे। और वही जब वो आपके शायद दिल्ली में 15 अगस्त को संक्रांत होती है, पतंगे उड़ाते हैं वहां पे शायद, हाँ, और यहाँ जयपुर में, राजस्थान में हमारे 14 जनवरी को उड़ाते हैं। हाँ, तो संक्रांत जो होती है, वही बच्चा जो सुबह इतनी मुश्किल से हिला हिला के उठ रहा है, वो रात को 2 बजे तक तो उसमें पतंग में वो धागे डाल रहा होता है, और अगले दिन सुबह 5 बजे बिना अलार्म के छत पे खड़ा होता है। वाई? बिना अलार्म। उसको पता है कि कल सुबह तो ये करने वाला हूँ, कल उसका गोल है, उसका हाँ, पर्पस उसका पर्पस है। तो अगर बच्चों में ये डिजाइन तय हो जाएगा कि मुझे तो, अगर वो उनको बताओ कि बहुत सारे आजकल अवेलेबल हैं, टेडेक्स पे अवेलेबल हैं, कई यूट्यूब अवेलेबल हैं। तो अगर वो मोबाइल भी बहुत देख रहा है बच्चा, उसको आप उस डायरेक्शन में डालो कि वो क्या चाहता है। फिर वो देखेगा कि 13 साल के बच्चे ने $1 मिलियन की अपनी कंपनी खड़ी कर दी, तो कहेगा पापा मेरे को भी कुछ करना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मनी इज ओनली क्राइटेरिया। मैंने अभी एक पिछले दिनों पढ़ रहा था, एक 16 साल का बच्चा है जो वृद्धाश्रम और उनके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक उसने एनजीओ सेटअप किया पूरा। वो तो क्या करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे जैसे वो अपने ध्येय की तरफ आएंगे तो उनके एक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे।
तो फिर वो सारा टाइम aligned हो मोबाइल जाएंगे। पे अलाइन हो जाएंगे उसके साथ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वो आप लाओगे तब जाके वो होगा। और फिर ऐसे भी जब करोगे तो फिर कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो फिर रुकावट देंगी, फिर वापस से नया कुछ करोगे। तो ये रोजमर्रा की आपकी कंसिस्टेंट अप्रोच है। और क्योंकि बच्चे खुद नहीं तय कर पाते कि हमें कहाँ जाना है, तो आपको एक डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी देनी होगी और फोर्स नहीं करना होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम चाहते हैं कि बच्चा ये कर ले, उसके बजाय ये देखना होगा ये क्या करे जो जिससे ही फुलफिल्ड हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो सर अपन इस पॉडकास्ट के लगभग आखिरी में आ गए हैं और एक बहुत ही जो बड़ा सवाल मेरे जहन में चलता रहता है, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ, आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, ऑफिस भी मैनेज, भी घर भी मैनेज, फिर आप अभी आप जब फॉरेन जाके आए तो वो सब टिकटें विकटें सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये टाइम मैनेजमेंट या फिर फोकस मैनेजमेंट, ये कैसे कैसे आपने डेवलप किया और कैसे लिसनर मेरे डेवलप कर सकते हैं? तो देखो, इसमें एक चीज तो वो है कि जिस क्षण पे आप जहाँ हो वहां पूर्णतः आप हो। तो जब 100% आप उस मोमेंट पे हो तो जिस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है वो क्विकली हो जाता है। तो आपका टाइम बहुत सारा बचता है। ओके। तो अगर मैं एक ही समय पे 4 काम कर रहा हूँ वर्सेस उस मोमेंट पे सिर्फ फोकस्ड वही काम कर रहा हूँ, तो बहुत कम समय में वो हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर मैं ऑफिस में हूँ तो घर की बात सोचता रहता हूँ कि घर में वो राशन लाना है, टेलीफोन का तो बिल जो भरना है। ऑफिस में जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि मैं शॉवर ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे अगर मैं ये सोचता हूँ कि यार आज मीटिंग क्या क्या है ऑफिस में और ये क्या है, नहा धो के निकला, तो उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं। जब मैं नाश्ता करने आया तब मैं ध्यान आया कि यार आज तो सिर धोना था, सिर धोया ही नहीं मैंने। और जब वो सोच रहा हूँ तो नाश्ता नहीं कर रहा। जब मीटिंग में पहुंच गया तो वहां ध्यान आया यार खाया नहीं प्रॉपर, आज क्या नाश्ता किया था, कुछ खाया नहीं। तो मैं जहां हूं वहां पे हूं नहीं एक्चुअली। तो वो बहुत सारा समय लेता है। तो जब आप 100% उस मोमेंट पे फोकस्ड काम करते हो तो बहुत सारा समय बचता है। और इसको कैसे डेवलप किया जाए सर? इसके लिए मेडिटेशन किया जाए, इसके लिए रेगुलरली कुछ किताब पढ़ी जाए, या कोई कोर्स किया जाए, या कोचिंग किया जाए? इसको कैसे डेवलप किया जाए? ऐसा करना चाहिए, बट हाउ हाउ में अगर मैं कहूँ तो हर मोमेंट पे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। हाँ, तो जैसे सैलरी मिलती है या किसी को हम पे करते हैं तो टीडीएस होता है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस मेरा भी कटा है आपका टीडीएस कटा है, राइट। तो मैं अपनी कोचिंग में कहा करता हूँ टी फॉर थिंकिंग, टी फॉर टी थिंकिंग, डी डूइंग, एस सेइंग। तो जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो और जो आप कह रहे हो, अगर वो कंसिस्टेंट हैं, उस डायरेक्शन में आपको लेकर जाते हैं जो आपके मकसद की तरफ लेके जा रहा है, तो आप करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप और मैं बैठ के किसी और थर्ड पर्सन के बारे में गॉसिप करें, तो क्या ये आपको या मेरे को अपने पर्पस तक लेके जाएगा? बिल्कुल। तो छोड़ दो, मत करो। तो वो चीज अपनानी है जो आपको आपके मकसद तक लेकर जाएगा। तो जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, वो अगर सापेक्ष है, उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, तब तो वो करो, नहीं तो छोड़ दो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मैं और बहुत एग्जाम्पल ऐसा दूं कि आप अपनी वार्डरोब खोलो और उसमें जो कपड़े कोई पुराने आपके 8th क्लास की टी शर्ट पड़ी है, वो आपको फिट आएगी? अभी नहीं आएगी, बिल्कुल। तो निकाल दो ना वहां से, वो रखी रहती है। तो वो रखी रहती है। पुराने कपड़े पड़े हैं बहुत सारे जो नहीं पहनते हो, उसको निकाल दो, खाली कर दो वहां। तो इस एनालॉजी से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आपके यहाँ पे जो थॉट हैं, जो विचार हैं, या जो एक्शंस हैं, या जो आप कह रहे हो, जो उसके अलाइन नहीं है उस गोल की तरफ, तो उनको छोड़ दो, वो मत यूज करो। TDS, थिंकिंग, डूइंग एंड सेइंग। तो वो करना है, वो करेंगे तो आप रिजल्ट्स पाएंगे। सही है सर। तो इसी में सर, ये मेरा अब आखिरी सवाल है।
तो TDS की बजाय मेरा है MDH। हम्म। MDH मसाले वाला नहीं है, कुछ और है। तो MDH का जो मेरा फुल फॉर्म है वो है मिरेकल डू हैपन। वाह। ठीक है, आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, ये भी एक मिरेकल जैसा है मेरे लिए। 3 साल पहले मैंने नहीं सोचा था मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं 75 एपिसोड, 70 एपिसोड, 80 एपिसोड तक पहुंच जाऊंगा। और आपसे कैसे मिला, एक फ्लाइट में मिला, ये एक मिरेकल जैसा है सर। आप ये इस ऑफिस में अपन बैठे हैं, आपके ऑफिस में बैठे हैं, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, वेरी गुड। और अपन बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के, ये एक मिरेकल जैसा है सर। तो मैं अपने जो भी गेस्ट होते हैं उनसे ये सवाल जरूर करता हूँ कि आपके लिए MDH मूवमेंट अगले 1-2 साल में क्या होगा। मैं आपको फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मिरेकल क्या होगा? हाँ, आपके लिए MDH मूवमेंट अगले 1-2 साल में क्या होगा? देखो क्योंकि अपन ने पास्ट के बारे में बात की, प्रेजेंट के बारे में बात की, अब फ्यूचर के बारे में। तो मुझे नहीं पता, मैं मिरेकल और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता। मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक्शन की दुनिया में बिलीव करता हूँ, तो जैसे एक्शन की बात पे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, और उस पर एक पुरानी कहानी भी है, पहले वो सुनाता हूँ फिर आपके सवाल पे आता हूँ मैं। कहानी तो फिर मजा आता है। एक मूर्तिकार था, वो जंगल से ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने एक छोटी जगह, एक पत्थर सा पड़ा था, उस पर विश्राम किया, रेस्ट किया, आगे बढ़ गए। 10 मिनट बाद किसी और पत्थर पे रेस्ट किया और आगे चले गए, और गांव आ गया। तो गांव में लोग बड़े खुश हुए कि ये मूर्तिकार आ गए, हमको शिव की मूर्ति बनानी थी, शिव की प्रतिमा बनानी थी, तो ये मूर्तिकार आ गए, बना देंगे। तो उन्होंने कहा भी मैं किसी पत्थर पे रेस्ट करके आया हूँ, उसको ले आते हैं। उसको लाए, और उस पे जैसे ही पत्थर पे चोट पड़ने लगी तो पत्थर से आवाज आई कि मुझे मत मारो। सिंबॉलिक है कि मुझे मत मारो। तो हमने, हमारे तो कण कण में भगवान है, तो हम छोड़ दिया उसको कि भाई मत मारो। तो अब क्या करें कि एक और उससे पहले पत्थर पड़ा था, वो ले आते हैं। वो लाए और उसको बनाना शुरू किया, और शिव की प्रतिमा बनाई और लगा दिया। गांव पूरा खुश, सेलिब्रेशन हो रहे हैं। अब लोग आ रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्या थी कि वो नारियल लेकर आते थे तो उसको कहाँ तोड़े। तो बोले कि वो पत्थर जिस पे हमने बनाया नहीं था उसको यहाँ रख दिया, अब वो नारियल लाए, उस पे तोड़े और भगवान शिव के चढ़ा दें। तो ये चलता रहा क्रम। अब एक दिन, सिंबॉलिक है अगेन, ये वाला पत्थर भगवान शिव बने रूपी पत्थर से बात कर रहा है। अच्छा, कन्वर्सेशन चल रही है। तो इसने कहा कि यार दोनों जंगल में तो पड़े थे, दोनों पत्थर की बात हो रही है कि तू तो शिव बना बैठा है और मैं नीचे हूं, और जो आता है वो नारियल मेरे माथे पे लगाता है और तेरे चढ़ा देता है। तो भगवान शिव रूपी पत्थर ने रिप्लाई किया कि जब एक्शन लेने का समय था, जब पहली चोट पड़ी थी और जो एक्शन लेने का समय था, उस मोमेंट पे तूने लिया नहीं। अगर वो तूने ले लिया होता तो तू यहाँ शिव बना बैठा होता और मैं वहां नीचे होता। तो समय है एक्शन लेने का, और काम करने का समय है। तो अगर मेरे से जो पूछना चाह रहे हो कि अगले साल, 2 साल या 5 साल में क्या करना है, तो आई वॉन्ट टू टच मैनी लाइफ्स। अभी मैं कुछ ऐसा सर्व करना चाहता हूँ। एक प्रोग्राम वाइज और फाइनेंशियल वाइज वो भी जर्नी बहुत हो चुकी है। तो मैं अब बहुत बड़े मास को सर्व करना चाहता हूँ, और इस लेवल पे सर्व करना चाहता हूँ जो वो अफोर्ड कर सके, और बहुत सारे काम में कॉन्ट्रीब्यूटरी भी करता हूँ, जिसमें मैं चार्ज भी नहीं करता हूँ, वो भी मैं सर्व करता हूँ लोगों को। तो उस लेवल पे मेरे लिए मिरेकल मूवमेंट ये होगा कि मेरे यहाँ से, इस प्लेनेट से जाने से पहले मैक्सिमम लोगों को सर्व कर पाऊँ, वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट, वो मेरे लिए एक बड़ा फुलफिलमेंट होगा। अभी भी मैं बहुत फुलफिल्ड हूँ, ऐसा नहीं है। और अब हम एक्शन लेते हैं जब भी, तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। आज तक भी बहुत सारी रुकावटें आई। तो उसमें मेरी क्या, कोचिंग में बहुत सारे कह लें शेरो शायरी, गाने, कहानियाँ, ये बहुत होती हैं। क्योंकि किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कोची को अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से बताते हैं, अभी मैं एमिगडाला और न्यूरोसाइंस की बड़ी डीप बातें करूं तो उसका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी सिंपल भाषा से, साधारण उदाहरण से अगर उसको हम बता पाएं एनालॉजीज से, तो बहुत आसानी से समझ में आती है। तो हम कुछ करने लगते हैं, जब एक्शन लेते हैं, जो एक्शन की मैंने बात की है, तो रुकावटें आ जाती हैं। तो उसमें एक पुराना पिक्चर का गाना भी है
एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं तू मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर तेरा आशियाना। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहना, हाँ। और जिंदगी चलने का नाम है। आगे बढ़ते रहो, एक्शन लेते रहो, और जो चाहते हो फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, TDS। TDS। जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, अगर वो उस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, अलाइंड है, तो वो करो, नहीं तो छोड़ दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ और 1-2 घंटे अपन बात करते रहें, बट समय के लिए आपकी मीटिंग भी है, तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो और शेयरिंग योर लाइफ जर्नी, योर विजडम। और इतना कुछ 1 घंटे में मैंने सीख लिया है जितना मेरे को लगता नहीं मैं पूरे साल में सिखाऊंगा 2020। ये आपकी मॉडेस्टी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। हर पल जो हम एक्शंस ले रहे हैं, हर पल जो हम काम कर रहे हैं, हालांकि अपनी पॉडकास्ट खत्म होने को है, बट एक और मेरे को कहानी याद आ गई, मैं वो चलते चलते वो भी सुनाता हूँ आपको। श्योर तो सर, एक 1, 2, 3 में तो तैयार बैठा हूँ। एक बिल्डर था, तो उसके यहाँ एक काम करता था जो कि उनका आदमी था, तो वो काम करता था। तो उसने कहा कि भाई मेरे को, अब मैंने आपके यहाँ 37 साल काम कर लिया है, 40 साल काम कर लिया है, तो ये अब चाबियां संभालो, मुझे और नौकरी नहीं करनी है, मैं जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं, एक तो बहुत अच्छी लैंड अभी नहीं ली है, वहां पे एक 4 BHK बढ़िया सा घर बना के देके जा। तो उसने कहा नहीं, सब मेरी हो गई तब, लेकिन 40 साल की रिलेशनशिप थी, तो उसने बेमन से वो साल भर में वो घर बनाया। अच्छा बनाया। तो उसके नीचे का जो स्टाफ था वो पूछता था कि यहाँ नक्शा क्या रखें, कि कोई भी बना दे यार, जो इतने अपने ड्राइंग्स पड़ी है, कोई सी बना लो, कि सामान मटेरियल क्या है, कि कोई सा मटेरियल साइड से उठवा लो, कर लो। तो वो जैसे रेगुलर विजिट किया करता था, उसके बजाय वो उसने बहुत कम विजिट करी, बेमन से घर बनाया। साल भर में वो उसको चाबी दी मालिक को कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो मालिक ने चाबी वापस उसको पकड़ा दी और उसको कहा कि ये तेरे को मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसको लगा कि ये घर जो मैं बना रहा था ये मेरे लिए था। तो आप हर मोमेंट जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अपना ही घर बना रहे हो, जिस फ्यूचर में आप रहना चाह रहे हो, जिस फ्यूचर में आप जाकर रहोगे। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग व्हाट इज अलाइन टू योर फ्यूचर, जो आप करना चाहते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट। और अगर इस पॉडकास्ट को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए क्या आपको इस एपिसोड में अच्छा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो भी डालिए अगर आपको कोई गेस्ट जिसको आप लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट में लाना चाहते हैं तो उनका नाम और लिंक दे दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक देम कम ऑन माई पॉडकास्ट। So, thank you for watching this episode.